धौलपुर की गलियां वैसे तो दिन में चहल पहल से भरी रहती थी, लेकिन शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी पसर जाती थी। पिछले 2 महीनों में 5 औरतें मारी जा चुकी थी। गला दबाकर मारा गया था, एक काले साफे से। हर बार वारदात एक जैसी होती। रात के वक्त सुनसान गली में औरत अकेली जाती थी और फिर अगली सुबह उसकी लाश मिलती थी, गले में कसा हुआ वही काला साफा। लोग डर के मारे घरों से निकलना बंद कर चुके थे। शहर में एक खौफ सा बैठ गया था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, ना कोई गवाह, ना कोई सीसीटीवी। बस एक बात जो सब औरतों में कॉमन थी। उन्होंने मौत से कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी कि कोई अनजान आदमी उन्हें फॉलो कर रहा है। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब इंस्पेक्टर सुधाकर मेहरा को सारी शिकायतें पढ़ने को मिली। हर शिकायत पर नीचे साइन था, ड्यूटी ऑफिसर सुभाष नागर। पर सुभाष नागर की तो 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। सुधाकर मेहरा एक तेज तर्रार और सुलझा हुआ पुलिस अफसर था। उसने फौरन फाइल को उलट पलट कर पढ़ा। तारीखें बिल्कुल नई थी, शिकायतें भी ताजा थी। पर सुभाष नागर तो 2019 में ही ट्रेन हादसे में मारे गए थे। फिर उनके नाम की मोहर और दस्तखत इन शिकायतों पर कैसे थे? ये या तो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है या फिर कुछ ऐसा खेल चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सुधाकर बुदबुदाया। अगले दिन सुधाकर ने उस थाने का दौरा किया जहां से शिकायतें फाइल हुई थी। थाना कोतवाली नंबर 3। थाने का हेड कांस्टेबल रामजी तिवारी अब रिटायर होने वाला था। सादा सपाट इंसान, पान खाने का शौकीन, लेकिन ईमानदार। रामजी, ये शिकायतें किसने दर्ज की थी? साहब, हमने तो नहीं देखी। ये सब फाइल एक बंद लिफाफे में टेबल पे पड़ी थी और हर बार एक ही हैंडराइटिंग। हमने सोचा सुभाष जी के टाइम की होंगी। तारीखें तो अभी की है। हां साहब, हमें भी अजीब लगा, पर मोहर असली है और दस्तखत भी। रात को सुधाकर को एक गुमनाम कॉल आया। अगर जान बचानी है तो काले साफे के पीछे मत जाना। कॉल कट गया। आवाज किसी मर्द की थी, भारी और डराने वाली। सुधाकर सतर्क हो गया। ट्विस्ट यही नहीं रुका। जैसे ही सुधाकर कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने बैठा तो कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कॉल ना मोबाइल लॉग में था, ना टावर में। जैसे किसी ने उसे आवाज देके गायब कर दिया हो। उसी रात शहर की एक और लड़की की लाश मिली। वही काला साफा गले में बंधा था। इस बार लाश के पास एक कागज मिला। तुमने सुना नहीं सुधाकर, रुक जाओ। धौलपुर की उस सुबह में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। पुलिस चौकी के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे। सबकी आंखों में डर था और होठों पर चुप्पी। लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था और सुधाकर थाने के अपने केबिन में बैठा दीवार को घूर रहा था। उसकी आंखों के सामने वो कागज घूम रहा था। तुमने सुना नहीं सुधाकर, रुक जाओ। सुधाकर ने अपनी टीम के सिपाही अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, पिछले सारे केस निकालो। वो 5 औरतें जिनकी हत्या हुई थी, उनकी लोकेशन, टाइम और वो शिकायतें भी जो उन्होंने दर्ज करवाई थी। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा इनमें। अर्जुन आधे घंटे बाद फाइलों का बंडल लेकर आ गया। सर, ये हैं सारे केस। 5 की शिकायतें 2 दिन पहले की थी और हर बार वो ही साइन, सुभाष नागर के। सुधाकर ने गहरी सांस ली। अर्जुन, एक काम करो, सुभाष नागर का पुराना घर ढूंढो और उनके घरवालों से बात करो। अर्जुन को भेजकर सुधाकर अकेला बैठ गया। उसे एक ख्याल आया,
क्यों ना वो खुद उस थाने के पुराने रिकॉर्ड्स देखे जहां सुभाष काम करता था। शाम को सुधाकर खुद पुराने रिकॉर्ड रूम में गया। वहां धूल जमी फाइलें थी और बगल में एक पुराना कंप्यूटर पड़ा था जो शायद पिछले 10 साल से चालू ही नहीं हुआ था। जैसे तैसे कंप्यूटर ऑन हुआ तो सुधाकर ने लॉगबुक खोली। एक फोल्डर था, नागर 2019। वो फोल्डर खोला तो उसमें एक रिपोर्ट थी, आखिरी रिपोर्ट जो सुभाष नागर ने मरने से 2 दिन पहले लिखी थी। उस रिपोर्ट में लिखा था, एक आदमी हर रोज मेरे थाने के बाहर खड़ा होता है। उसका चेहरा नहीं दिखता। जब मैं बाहर जाता हूं वो गायब हो जाता है। एक बार मैंने उसका पीछा किया तो वो शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ गया। जब मैं पहुंचा तो वो कहीं नहीं था, लेकिन वहां एक काला साफा पड़ा था। सुधाकर की रूह कांप गई। इतने साल पहले भी वही काला साफा। उसी वक्त अर्जुन का फोन आया, सर, आपको सुभाष नागर के घर आना चाहिए, यहां कुछ अजीब है। सुधाकर तुरंत गाड़ी में बैठा और 20 मिनट में सुभाष के पुराने घर पहुंच गया। वो घर अब बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग लगी कुंडी, खिड़कियों पर जाले। अर्जुन ने इशारा किया, सर, पड़ोसी बता रहे हैं कि इस घर में हर महीने कोई आता है। देर रात आता है और सुबह तक चला जाता है। कौन आता है? किसी ने चेहरा नहीं देखा, पर गाड़ी काली होती है और हर बार घर के अंदर से जलती बुझती लाइटें दिखती हैं। सुधाकर ने कहा, इस घर का ताला तोड़ो। ताला टूटा और सब अंदर घुसे। घर के अंदर एक कमरा था जिसमें पुराने अखबारों की कटिंग्स दीवारों पर चिपकी हुई थी। हर कटिंग किसी न किसी औरत की हत्या की थी, जिनकी हत्या काले साफे से हुई थी। कुछ कटिंग्स तो वो थी जो अभी हाल में ही हुई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि ये खबरें अखबार में छपी ही नहीं थी। एक डायरी रखी थी टेबल पर। उस पर लिखा था, मैं अब भी जिंदा हूं और इंसाफ पूरा होने तक रहूंगा। अर्जुन बोला, सर, सुभाष मरा नहीं था क्या? सुधाकर ने धीमे से कहा, शायद नहीं। उसी वक्त कमरे के एक कोने में हल्की आवाज हुई, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। सबने घूम कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर सबने देखा, कमरे के बीचों बीच वही काला साफा रखा था, बिना किसी के छुए। सुधाकर अब डर महसूस कर रहा था, लेकिन वो डरा नहीं, उल्टा और ज्यादा गुस्से में आ गया। जो भी है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसी वक्त उसे अपनी जेब में कुछ चुभा। उसने हाथ डाला और बाहर निकाला एक फोल्ड किया हुआ कागज। उसे याद नहीं था कि उसने ये कब जेब में रखा। कागज खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम सच के करीब आ गए हो तो अब तुम अगला निशाना हो। सुधाकर ने आंखें बंद की और पहली बार उसे ऐसा लगा कि इस केस में जो दुश्मन है वो सिर्फ इंसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर इंसान नहीं है तो फिर क्या है? धौलपुर की हवाएं उस रात कुछ अलग थी, जैसे हर गली, हर दीवार कोई राज छुपा रही हो। सुधाकर की नींद बार बार टूट रही थी। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अगर तुम सच के करीब आ गए हो तो अब तुम अगला निशाना हो। अगली सुबह वो अर्जुन के साथ कब्रिस्तान पहुंचा, वही जगह जिसका जिक्र सुभाष नागर की आखिरी रिपोर्ट में था। पुराना टूटा फूटा कब्रिस्तान, जहां ज्यादातर पत्थर आधे गिरे हुए थे और कुछ पर नाम तक मिट चुके थे। पेड़ों की शाखाएं सूखी और टेढ़ी मेढ़ी थी। कोई आम इंसान वहां जाना भी नहीं चाहता। दोनों ने पूरे कब्रिस्तान की तलाशी ली। शुरुआत में कुछ नहीं मिला। फिर अर्जुन की नजर एक कब्र पर पड़ी। उस पर नाम नहीं था, बस एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ था, काले रंग का साफा।
सुधाकर ने कब्र की मिट्टी को धीरे धीरे हटाया। नीचे एक छोटा सा डिब्बा निकला। डिब्बा खोलने पर उसमें कुछ कागज और एक टेप रिकॉर्डर था। सुधाकर ने टेप चलाया। अगर ये रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा है तो मैं सुभाष नागर हूं। मैंने मरने का नाटक किया था, क्योंकि मैं जानता था कि जिस चीज से मैं लड़ रहा हूं वो ना इंसान है, ना ही कोई आम अपराधी। सुधाकर और अर्जुन दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। टेप में आवाज जारी थी। ये सब 2018 में शुरू हुआ था। एक लड़की आई थी थाने में, पूनम नाम था उसका। उसने कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर कोई उसका यकीन नहीं कर रहा। जब मैंने उस केस को सीरियस लिया तो अजीब चीजें होने लगी। मेरी गाड़ी अपने आप स्टार्ट होने लगी, फाइलें गायब होने लगी, और एक दिन मेरे घर के बाहर वही काला साफा पड़ा मिला। पूनम की हत्या के बाद मुझे समझ में आ गया था कि कोई है जो नहीं चाहता कि मैं सच जानूं। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, और उस रात जब मैंने उसे देखा, टेप रुक गया। अर्जुन ने पूछा, सर, उसने किसे देखा था? सुधाकर बोला, शायद वही आदमी या जो भी है जिसने ये सब शुरू किया। टेप को उलटकर फिर चलाया, पर आगे कुछ नहीं था, खाली शोर। सुधाकर ने डिब्बे में रखे कागजों को देखा। उनमें कुछ नाम थे, सभी महिलाएं, और सभी उन केसों से जुड़ी थी जो हाल ही में हुई हत्याओं से मिलते जुलते थे। एक नाम पर सुधाकर की नजर रुक गई, ऋतु भटनागर। ये नाम उसकी नाक के नीचे से निकल गया था। ऋतु ने 2 हफ्ते पहले शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई थी। उसका केस अभी तक फॉलो नहीं हुआ था। अर्जुन, तुरंत ऋतु भटनागर के घर चलो। अगर हम देर हुए तो। ऋतु का घर शहर के एक पुराने मोहल्ले में था। जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा था। सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे कोई चीज ढूंढी गई हो। अर्जुन ने धीमे से कहा, सर, लगता है जैसे कोई अभी अभी गया हो यहां से। सुधाकर ने पूरे घर की तलाशी ली। एक कमरे की अलमारी के अंदर एक छोटा सा बॉक्स मिला, जिसमें सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग का पेन ड्राइव था। उन्होंने तुरंत अपने लैपटॉप में लगाया। वीडियो चालू हुआ। उसमें ऋतु अपने घर के अंदर थी, लेकिन अचानक लाइट चली जाती है। कुछ सेकंड्स बाद कैमरे की नाइट विजन मोड चालू हो जाती है, और तभी एक साया अंदर आता है। उसका चेहरा ढका हुआ है, लेकिन गले में वही काला साफा लटका है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सुधाकर की रूह कांप गई। अब ये यकीन हो चुका था कि कोई या कुछ ऐसा है जो एक एक करके उन औरतों को मार रहा है जो पुलिस के पास गई थी। और जो सबसे बड़ा डर था, वो सच हो गया था। रात को सुधाकर अपने घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अपने कमरे की दीवार पर कुछ लिखा दिखा, लाल रंग में। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम बारी पर हो। उसने जल्दी से पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। अगली सुबह थाने में एक चिट्ठी आई। उस पर भी सुभाष नागर के साइन थे, लेकिन इस बार चिट्ठी में लिखा था, रात को 9 बजे पुराने रेलवे यार्ड आ जाओ। अकेले, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर अगर किसी को बताया तो अगला शव तुम्हारा होगा। सुधाकर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जाने का फैसला कर चुका था। रात को बिना किसी को बताए वो रेलवे यार्ड पहुंचा। चारों ओर अंधेरा, टूटी पटरियां और जंग लगे डिब्बे। तभी सामने एक परछाई दिखी। सुधाकर, आवाज आई। वो आवाज जानी पहचानी थी। वो आगे बढ़ा, साया पास आया, और सामने खड़ा था सुभाष नागर, जिंदा, पर उसके चेहरे पर एक डर था।
एक ऐसा डर जो सुधाकर ने किसी पुलिस वाले की आंखों में कभी नहीं देखा था। मैं जिंदा हूं, सुभाष बोला, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो तुम पर भारी पड़ेगा। क्यों? सुधाकर ने पूछा। क्योंकि तुम सोचते हो कि ये एक इंसान का काम है, पर यह सिर्फ इंसान नहीं, ये एक साया है जो जिंदा लोगों से बदला ले रहा है, अपने अतीत का बदला। सुधाकर चुप रह गया और तभी रेलवे यार्ड के पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी और हवा में फिर से उड़ता दिखा वही काला साफा। अब मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रहा था, अब ये एक अंधेरे सच की कहानी बनने जा रही थी, जिसमें ना इंसानियत की जगह थी, ना ही डर की कोई सीमा। सुधाकर के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सामने खड़ा सुभाष नागर उस रात की कहानी सुनाने वाला था, जिसने सबको चौंका दिया था। उसकी आवाज धीमी मगर भारी थी। उसने कहा, मैं मरकर नहीं गया था सुधाकर, मैंने अपने मरने की झूठी कहानी रची थी ताकि इस साए से बच सकूं। ये साया सिर्फ कोई इंसान नहीं है, ये एक बदला है जो अतीत के अंधेरों से निकला है। सुधाकर ने सांस गहरी ली और पूछा, साया कौन है ये? ये कैसे किसी को मार सकता है? सुभाष ने धीरे धीरे बताया, 5 साल पहले जब मैं इस केस पर काम कर रहा था, मुझे पता चला था कि इस साए का जन्म एक पुराने राज से हुआ था। ये साया उस वक्त पैदा हुआ था जब एक निर्दोष लड़की की हत्या हुई थी। उस लड़की का नाम था मीरा। उसने अपने साथ हुए अत्याचारों की शिकायत की थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। मीरा की मौत के बाद, सुभाष ने बताया, उसने वादा किया था कि वो अपने कातिलों से बदला लेगी। लेकिन ये बदला सिर्फ कातिलों तक सीमित नहीं रहा। जो भी उसकी मदद मांगता है, उसकी आवाज सुनता है, वो भी इसके निशाने पर आ जाता है। सुधाकर के मन में सवाल उठे, तो ये साया कैसे काम करता है? वो कैसे अपनी मौजूदगी छोड़ता है? सुभाष ने कहा, साया उन लोगों के पीछे पड़ता है जिन्होंने मीरा की मदद करने की कोशिश की या जिन्होंने उस केस को दबाने की कोशिश की। ये काला साफा उसकी पहचान है, उसका निशान। जो इसे पहनता है वो कभी नहीं बचता। सुधाकर ने महसूस किया कि ये केस सामान्य नहीं था। इसके पीछे कोई अलौकिक ताकत काम कर रही थी। वो सोचने लगा कि अगर साया सच में है तो इस रहस्य को सुलझाना आसान नहीं होगा। तभी दूर से किसी ने जोर से चीख मारी। दोनों ने वहां देखा तो देखा कि एक महिला भागती हुई आई। उसका चेहरा डर से सिला हुआ था। उसने कहा, मुझे बचाओ, वही साया मेरे पीछे है। सुधाकर ने उसे तुरंत पकड़ा और कहा, कहां से भाग रही हो? क्या तुम्हें भी ये काला साफा मिला? महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा, हां, मैं भी शिकायत करने आई थी, लेकिन अब मैं डरती हूं। ये साया मुझे मारने आया है। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरी भी मौत हो जाएगी। सुधाकर ने उसे थाने ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ अजीब लगा। महिला बार बार अपने हाथ देख रही थी। अचानक उसका हाथ काला साफा पहनने वाला बन गया। सुधाकर ने चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? महिला ने हंसते हुए कहा, अब मैं भी साया बन चुकी हूं। सुधाकर ने तेजी से उससे दूरी बनाई। उस महिला की आंखों में अब कोई इंसानी चमक नहीं थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सुधाकर ने सुभाष को देखा और बोला, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये साया और बढ़ेगा। हमें मीरा की कहानी और उसके अतीत के बारे में ज्यादा जानना होगा। सुभाष ने कहा, मैं उस पुराने दस्तावेजों की तलाश करूंगा जो इस केस से जुड़े हैं। शायद हमें मीरा की असली कहानी और साए का रहस्य वही मिले।
सुधाकर ने अपने फोन से पुलिस टीम को कॉल किया और कहा कि पूरी ताकत से मदद भेजो। लेकिन मन के अंदर उसे लग रहा था कि ये लड़ाई अब इंसानी समझ से बाहर हो चुकी है। उस रात सुधाकर और सुभाष दोनों पुराने थाने में गए। वहां पुराने फाइलों के बीच उन्हें मीरा के केस की फाइल मिली। फाइल में लिखा था कि मीरा ने कई बार शिकायत की थी कि कोई उसे पीछा कर रहा है, कोई काला साफा पहनकर उसका डर बना रहा है। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लो कि साया सच है और तुम भी उसके शिकार बन सकते हो। सुधाकर ने पत्र को पढ़कर ठंडक महसूस की। उसे पता था कि ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक गहरा और खौफनाक सच था जो उसके सामने था। जैसे ही वो बाहर निकले, उनके पीछे से एक साया उभर आया। वो वही काला साफा था। सुधाकर ने खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन साया तेजी से उसके करीब आ गया। सुधाकर ने जोर से चिल्लाया, सुभाष, मदद करो। लेकिन सुभाष गायब हो चुका था। सुधाकर अकेला था। उसके सामने था वो काला साफा और उसकी जिंदगी अब एक आखिरी लड़ाई की तरफ बढ़ रही थी। सुधाकर के दिल की धड़कनें आसमान छू रही थी। वो काले साफे के उस साए के सामने था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसकी सांसें फूंफू कर निकल रही थी, लेकिन दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे पता था कि ये कोई आम दुश्मन नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से परे था। अचानक सुधाकर ने याद किया कि उसके पास सुभाष ने जो पुरानी फाइलें दी थी, उनमें से एक फाइल में लिखा था कि साए को रोकने का एक तरीका है, बस सही वक्त और सही हिम्मत चाहिए। सुधाकर ने तेजी से अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। उस पर कुछ संस्कृत श्लोक लिखे थे। वो खुद नहीं जानता था कि ये श्लोक असर करेंगे या नहीं, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने जोर से वो श्लोक पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, काला साफा थोड़ा लड़खड़ाया और पीछे हटने लगा। सुधाकर ने अपनी पूरी ताकत से उस श्लोक को दोहराया। धीरे धीरे साया फीका पड़ने लगा। उसकी शक्ल धुंधली होती गई। तभी एक तेज आवाज आई, रुको, क्या तुम सच में सोचते हो कि ये खत्म हो गया? सुधाकर ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी साया एक बार फिर घना और काला होकर उभरा। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज गूंजने लगी। तुम सबने मीरा की आवाज को दबाया, उसकी तकलीफों को अनसुना किया। अब बदला पूरा होना है। सुधाकर ने समझा कि साया सिर्फ मीरा की मौत का बदला नहीं है, बल्कि उन सब का बदला है जो उसके साथ अन्याय किए। तभी उसे याद आया कि मीरा के केस की फाइल में एक नाम बार बार आया था, एक बड़ा आदमी जिसने उस समय केस दबवाया था। सुधाकर ने सोचा कि अगर वो उस आदमी तक पहुंच सके तो शायद साए को रोकने का रास्ता मिल सके। फिर सुधाकर ने तुरंत अपनी टीम को कॉल किया। उन्होंने मिलकर उस बड़े आदमी की जांच शुरू की। पता चला कि वो आदमी अब भी शहर में है, लेकिन बहुत ही सावधानी से छुपा हुआ है। सुधाकर ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और वहां जाने का फैसला किया। जब सुधाकर उस आदमी के घर पहुंचा तो अंदर से अजीब सी खामोशी थी। धीरे धीरे वो अंदर गया और पाया कि वहां कुछ पुराने कागज और तस्वीरें रखी थी। वो तस्वीरें मीरा की थी। सुधाकर को एक डायरी भी मिली जिसमें उस आदमी ने अपने अपराधों और डर के बारे में लिखा था। वो डरता था कि सच बाहर आएगा। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुधाकर घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला।
तभी उस कमरे की दीवारों पर काले साफे के निशान दिखने लगे। सुधाकर ने जल्दी से वो डायरी पकड़ ली और बाहर भागा। बाहर निकलते ही वो देख पाया कि साया फिर से उसे घेर रहा था। लेकिन इस बार सुधाकर के पास डायरी थी जो साय का रहस्य खोल सकती थी। उसने जोर से कहा, तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है मीरा। हम तुम्हारी आवाज सुन चुके हैं। अब हम तुम्हें न्याय देंगे। साया धीरे धीरे पिघलने लगा और हवा में मिल गया। सुधाकर के कानों में एक धीमी आवाज गूंज रही थी, धन्यवाद, अब मैं शांति से सो सकती हूं। सुधाकर ने महसूस किया कि ये लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन उसने जाना कि इस शहर के अंधेरों में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिन्हें सामने लाना जरूरी है। सुधाकर ने गहरी सांस ली। शहर में अब एक अजीब सी शांति थी। काला साफा और वो भयानक साया जैसे हवा में उड़ चुका हो, लेकिन उसके मन में एक खालीपन भी था, जैसे कि एक बड़ी पहेली तो सुलझ गई हो, लेकिन कई सवाल अब भी रह गए हों। उसने सोचा कि इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या था। आखिर मीरा की मौत ने इतने दर्द और डर को क्यों जन्म दिया? थाने लौटकर सुधाकर ने पुरानी फाइलें फिर से खोलकर पढ़नी शुरू की। उसने देखा कि मीरा केवल एक आम लड़की नहीं थी। वो अपने समय की बहुत मजबूत और समझदार महिला थी, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। लेकिन उसके खिलाफ एक साजिश रची गई, जिसने उसे समाज से अलग कर दिया। उस साजिश के पीछे कई ताकतवर लोग थे, जो अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। सुधाकर ने महसूस किया कि मीरा की कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं थी, बल्कि उस समाज के उन हिस्सों की कहानी थी जहां गरीब औरतों की आवाज दबा दी जाती है। उस काले साफे का साया दरअसल उन सभी अनसुनी आवाजों का प्रतीक था। मीरा की आत्मा ने अपनी तकलीफ और दर्द को इस काले साफे के रूप में जिंदा रखा था, ताकि सच सामने आए। सुधाकर ने तय किया कि वो मीरा की कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और शहर के लोगों को बताया कि कैसे मीरा जैसे लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं, लेकिन समाज उन्हें सहारा नहीं देता। उसने कहा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी कहानियों को न भूलें और समाज में बदलाव लाएं। ये बात पूरे शहर में गूंजने लगी। लोगों ने सुधाकर की बहादुरी की तारीफ की और मीरा के लिए न्याय की मांग जोर पकड़ने लगी। सरकार ने भी इस मामले की नई जांच शुरू कर दी। सुधाकर ने उस ताकतवर आदमी के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद की, जिसने मीरा के खिलाफ साजिश रची थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और दोषियों को सजा मिली। मीरा की आत्मा को भी शांति मिली। अब वो काला साफा किसी को डराने वाला प्रतीक नहीं रहा, बल्कि एक उम्मीद की किरण बन गया। सुधाकर जब अपने घर वापस आया तो उसने काले साफे को अपने अलमारी में संभाल कर रखा। वो जानता था कि इस कहानी ने उसे बदल दिया था। अब वो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, बल्कि उन आवाजों का रक्षक था जिन्हें कभी सुना नहीं गया। उस रात जब सुधाकर सोने गया तो उसे सपने में मीरा की मुस्कान दिखी। वो कह रही थी, धन्यवाद सुधाकर, तुमने मेरी आवाज को आवाज दी। अब मैं शांति से जा सकती हूं। सुधाकर ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की। उसे पता था कि ये लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसका सफर अभी भी जारी था, सच की खोज में, न्याय की राह पर। और इस तरह काले साफे की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी सीख और सच्चाई जिंदाबाद रही। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने
और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।